नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन 790 के चैनल पर। मैं अमन यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग महेश बर्नवाल भारत के इतिहास में अध्याय 30 को पढ़ेंगे, जो कि है आपका मुगलों के अधीन आर्थिक तथा सामाजिक जीवन। दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोग जो उस समय की आर्थिक और सामाजिक जो उस समय की परिस्थितियाँ थी उसके बारे में पढ़ेंगे, ग्रामीण और उन सभी कारकों के बारे में। हमने प्रशासन व्यवस्था जो थी मुगलों की उसको डाल दिया था। अब हम पढ़ेंगे मुगलों के अधीन आर्थिक तथा सामाजिक जीवन के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे जीवन स्तर, ग्रामीण जीवन पद्धति के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे कि गांव के जो लोग थे वो किस स्थिति में उस समय रहते थे, क्या उनकी क्या कहते हैं ज़रूरतें पूरी हो पाती थी कि नहीं। दोस्तों, ये जो है आपका चैप्टर जो है ये मुख्यतः आपके प्री में तो नहीं आएगा लेकिन मेंस में इम्पोर्टेंट है। आइए पढ़ते हैं। मुगल साम्राज्य 17वीं सदी के अंत तक अपने प्रादेशिक विस्तार की पराकाष्ठा पर पहुंच गया था। इस काल में बहुत से यूरोपीय व्यापारी और यात्री भारत आए तथा उनमें से कई अपने पीछे इस देश की सामाजिक व आर्थिक अवस्था का विवरण छोड़ गए हैं। उन्होंने भारत की संपत्ति और समृद्धि का अधिक बखान किया है। उनके विवरण से एक ओर तो हमें शासक वर्गों की तड़क भड़क से भरी ऐशो आराम की ज़िंदगी का पता चलता है, वहीं दूसरी ओर आम लोगों अर्थात किसानों, कारीगरों तथा श्रमिकों की घोर दरिद्रता का भी हमें पता चलता है। आइए आगे पढ़ते हैं। बाबर को आम लोगों को बहुत ही कम कपड़े पहने देखकर अजीब सा लगा था। उसने लिखा, किसान और निचले तबके के लोग नंगे ही रहते थे। उसने पुरुष द्वारा पहने जाने वाले लंगोट और स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाली साड़ी का भी वर्णन किया है। 16वीं सदी के अंतिम दौर में भारत आने वाला विदेशी यात्री राल्फ फिच कहता है कि शरीर के मध्य भाग में थोड़ा सा कपड़ा लपेटने के अलावा लोग नंगे बदन ही रहते थे। बड़ी दयनीय स्थिति रही होगी उस समय, ऐसा हमें ये विदेशी यात्री राल्फ फिच बताता है। दी लेने बताता है कि सर्दी के मौसम में श्रमिकों के पास अपने को गर्म रखने के लिए भी पर्याप्त कपड़े नहीं होते थे। निकितन कहता है कि दक्कन के लोग खाली पैर ही रहते थे। आइए अगला पॉइंट पढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला पढ़ते हैं। मोरलैंड इधर मैं ऑन कर देता हूँ। मोरलैंड नामक एक आधुनिक लेखक बताता है कि नर्मदा नदी के उत्तर में बंगाल को छोड़कर उसने जूतों का किसी को नाम लेते भी नहीं सुना था। ठीक है, इसका कारण वह चमड़े की ऊंची कीमतों को बताता है। आगे चलिए दोस्तों, आगे हम लोग पढ़ेंगे ग्रामवासी जिन मिट्टी के घरों में रहते थे वे आज के मिट्टी के घरों से बहुत भिन्न नहीं थे। आगे चलिए। चावल, मोटे अनाज और दालें, जिन्हें पेलसट और दी लेने नामक जो दो इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि ये खिचड़ी थे, खिचड़ी इनको कहते हैं। ठीक है, चावल, मोटे अनाज और दालें लोगों के मुख्य आहार हुआ करते थे। बंगाल में और तटवर्ती प्रदेशों में लोग मछली भी खाते थे तथा दक्षिण व प्रायद्वीपीय प्रदेश में मांस का इस्तेमाल किया जाता था। उत्तरी भारत में गेहूं या मोटे अनाजों की बनी चपातियां, दाल और हरी सब्जियां का लोग आम भोजन किया करते थे। आइए आगे हम पढ़ेंगे। साधारण लोग भोजन रात में ही करते थे तथा दिन में चने चबाकर काम निकाल लेते थे। उन दिनों अनाजों के मुकाबले घी और तेल बहुत सस्ते थे तथा मालूम होता है कि गरीब लोग उनका अधिक इस्तेमाल करते थे, लेकिन नमक या शक्कर ज़्यादा खर्चीले होते थे। आज की जो परिस्थिति है उसमें थोड़ी सी विपरीत हो गई है। आज नमक और शक्कर की तुलना में तेल और जो घी है ये काफ़ी महंगे हो चुके हैं। चारागाह ज़्यादा होने से वे मवेशी अधिक रखते थे, जिससे दूध व दूध से बनी चीज़ें उन्हें काफ़ी मात्रा में मिल जाती थी। गांव के कारीगरों को अपनी सेवाओं का प्रतिफल प्रतिदिन जिसों मिलता था, जिसकी मात्रा दस्तूर से तय होती थी। ठीक है, आगे चलिए। गांव में असमानता बहुत अधिक थी और जिस किसान के पास अपने हल और बैल नहीं होते थे उन्हें अक्सर ज़मींदारों या ऊंची जातियों के लोगों के खेत में, आगे देखते हैं इसी में, काम करना पड़ता था, जिससे वे किसी तरह गुजारा कर लेते थे। भूमिहीन किसान और मजदूर अक्सर अस्पृश्य जातियों के लोग थे जिन्हें कमीन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कमीन कहा जाता था। जिन किसानों के पास अपनी ज़मीनें होती थी तथा वे उसे स्वयं जोते बोते थे वे खुदकास्ट कहे जाते थे और वे भू राजस्व पारंपरिक दरों से अदा करते थे। आइए आगे चलते हैं। उनमें से कुछ के पास हल और बैल होते थे जिन्हें वे अपने गरीब भाइयों की मदद से उधार पे दे दिया करते थे। उनके ये गरीब भाई
रियान कहलाते थे तथा ऊंची दरों से भू राजस्व अदा करते थे। खुदकास्ट अपने को गांव का बाशिंदा बताते थे तथा बहुधा किसी एक या एकाधिक दावेदार जातियों के ये होते थे। आगे चलिए, ये जातियां न केवल ग्रामीण समाज पर दबदबा रखती थीं बल्कि गरीब या कमज़ोर वर्गों के लोगों का शोषण भी करती थीं। संभवतः 17वीं शताब्दी के आरंभ में भारत की आबादी जो है लगभग 12.5 करोड़ थी। आगे चलिए, स्पष्ट है खेती लायक ज़मीन भरपूर मात्रा में उपलब्ध थी तथा हम यह मान सकते हैं कि किसान अपने साधनों और पारिवारिक परिस्थितियों के अनुसार चाहे जितनी ज़मीन जोत सकता था। इसमें यदि कोई रुकावट भी हो तो बस सामाजिक प्रतिबंधों की होती थी। ठीक है। अफ्रीका और एशिया के बहुत से अन्य देशों के विपरीत भारत की अर्थव्यवस्था बहुत विविधतापूर्ण थी। ठीक है, आगे चलिए, आगे हम इसी में और पढ़ेंगे। यहाँ अनेक प्रकार की फसलें उगाई जाती थीं जैसे गेहूँ, चावल, चना, जौ, दलहन, बाजरा आदि। ठीक है। इनके अलावा ऐसी फसलें भी उगाई जाती थीं जिनका उपयोग वस्तु निर्माण में या स्थानीय रूप से प्रक्रमित करने के लिए किया जाता था। वस्तु निर्माण से संबंध है आपका कपास और जूट जैसी फसलें। इन फसलों पर भू राजस्व ऊंची दरों से दिया जाता था और इसलिए इन्हें अक्सर नकदी फसलें या श्रेष्ठतर फसलें भी कहा जाता था। 17वीं सदी में दो नई फसलें तंबाकू और मक्का भी उगाई जाने लगी और इस काल में रेशम और तसर की बागवानी बंगाल में इतनी ज़्यादा होने लगी कि चीन से इनका आयात करने की ज़रूरत नहीं रह गई थी। आगे चलिए, 18वीं सदी से आलू और लाल मिर्च की खेती शुरू हो गई और इस काल में भारत कुछ पड़ोसी देशों को खाद्यान्नों विशेषकर चावल तथा साथ ही शक्कर का निर्यात भी करता था। भारत के गांव माल उत्पादन उद्योग के लिए विशेष रूप से वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल मुहैया कराने में भी समर्थ थे। मुगल राज्य खेती के सुधार और विस्तार के लिए किसानों को ऋण, जिसको हम लोग कहते हैं तकावी, भी देता था। यद्यपि नई कृषि तकनीकें अभी तक आरंभ नहीं हुई थीं, तथापि कुल मिलाकर भारतीय कृषि में काफ़ी कुशलता थी। आगे चलिए, इस काल में माल उत्पादन और व्यापार के क्षेत्रों में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और मध्यकाल में किसान जब तक भू राजस्व अदा करता रहता था तब तक उसे उसकी ज़मीन से बेदखल नहीं किया जाता था। उसकी मृत्यु के बाद उसकी संतान उसकी ज़मीन पर उत्तराधिकार होता था। यद्यपि भू राजस्व की दर बहुत ऊंची थी तथा कभी कभी तो वह उपज का आधा भी हो सकती थी। आगे चलिए, आगे हम पढ़ेंगे। आइए दोस्तों, अगले टॉपिक की तरफ अब बढ़ेंगे। अब हम लोग शासक वर्ग, सरदार और ज़मींदार के बारे में पढ़ेंगे जो एक तरह से उस समय शक्तिशाली हुआ करते थे और जो हमने ऊपर जिन लोगों के बारे में पढ़ा, ये सरदार और ज़मींदार उनके ऊपर राज किया करते थे। ठीक है। मुग़ल सरदारों का वर्ग सामाजिक और आर्थिक दोनों दृष्टियों से विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग था। आरंभ में अधिकतर मुग़ल सरदार मुग़लों के मूल निवास स्थान तुरान और उसके आसपास के क्षेत्रों से जैसे तजाकिस्तान, खुरासान, ईरान आदि से लिए जाते थे। बाबर ने प्रमुख अफ़गान अमीरों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की लेकिन वे बहुत अशांत तथा अविश्वसनीय साबित हुए। जहांगीर के शासनकाल से अफ़गानों को भी सरदार वर्ग में स्थान दिया जाने लगा। भारतीय मुसलमानों को भी, जिन्हें शेखजादा या हिंदुस्तानी कहा जाता था, शाही सेवा में शामिल किया गया था। आइए आगे हम पढ़ेंगे। अकबर के शासनकाल में हिंदुओं को भी सरदार वर्ग में नियमित रूप से शामिल किया जाने लगा। ऐसे सरदारों में सबसे ज़्यादा राजपूत लोग हुआ करते थे और राजपूतों में भी कछवाहा की प्रधानता रहती थी। एक आधुनिक अनुमान के अनुसार अकबर के अधीन 1594 ईस्वी में हिंदू सरदारों का अनुपात मात्र 16% था। राजा मानसिंह और बीरबल अकबर के व्यक्तिगत मित्र और जिंदा दिल साथी थे। आइए आगे चलते हैं। जिन राजपूतों को सरदार का दर्जा दिया गया था वे या तो वंशानुगत राजा होते थे या किसी राजा से संबंधित अभिजात परिवारों के सदस्य होते थे। जहांगीर और शाहजहां के अधीन सरदार वर्ग में काफ़ी स्थिरता आई। मुग़ल दरबार में सेवा के अवसर की तलाश करने आने वाले तुरानियों, ईरानियों और अन्य लोगों को देखकर ही फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने लिखा कि बर्नियर ने उसके बारे में पढ़ेंगे। बर्नियर ने लिखा कि मुग़ल सरदार वर्ग विदेशियों का संगठन था तथा इन लोगों ने एक दूसरे को दरबार में आने को प्रेरित किया था। जहांगीर और शाहजहां के अधीन अधिकतर सरदार ऐसे थे जिनका जन्म भारत में हुआ था। साथ ही साथ सरदार वर्ग में अफ़गानों, भारतीय मुसलमानों, हिंदुस्तानी जिनको कहा जाता था और हिंदुओं का अनुपात बढ़ता रहा।
अब हिंदुओं के एक नए वर्ग ने मुगल सरदार वर्ग में प्रवेश किया था और वह कौन थे? वह मराठा का वर्ग था। ठीक है, मराठों का वर्ग था। आइए, मराठों को दक्कन के मामलों के केंद्र के रूप में पहचानने वाला पहला मुगल बादशाह जहांगीर था। उसने उन्हें अपने पक्ष में करने की कोशिश की और इस नीति को शाहजहां ने जारी रखा। शाहजहां की सेवा करने वाले मराठा सरदारों में शिवाजी का पिता शाहजी भी था। आइए आगे चलते हैं। औरंगजेब ने भी बहुत से मराठों और दक्कनी मुसलमानों को अपनी नौकरी में रखा। शाहजहां के शासनकाल में मुगल सरदार वर्ग में हिंदुओं का अनुपात सामान्य रूप से 24% था। ठीक है, औरंगजेब के शासनकाल के उत्तरार्ध में उनका अनुपात 33% पहुँच गया और उनकी संख्या में 1.5 गुनी वृद्धि हुई। हिंदू सरदारों में मराठे आधे से भी अधिक थे। आइए आगे चलते हैं। सभी सरदार के पास नौकर चाकरों का एक विशाल दल, विशाल अस्तबल और हथसाल आदि होते थे। उनमें से कई के पास स्त्रियों से भरा विशाल हरम होता था, जो उन दिनों रुतबेदार लोगों के लिए साधारण सी बात मानी जाती थी। आइए आगे चलते हैं। हाँ, तड़क भड़क और ऐशो आराम की ज़िंदगी बिताने वाले सरदार लोग अपने शहंशाह की नकल करते थे। एक विवरण के अनुसार अकबर के लिए एक समय के भोजन के लिए 40 तरह के पकवान पकते थे। ठीक है, फलों पर काफ़ी पैसा खर्च किया जाता था। कुछ चुनिंदे फल समरकंद और बुखरा विदेशों से मंगवाए जाते थे। बर्फ़ उन दिनों विलासिता की वस्तुओं की कोटि में आती थी, लेकिन सुविधा प्राप्त वर्ग उसका वर्ष भर करते थे। ठीक है, सुविधा जो प्राप्त लोग थे वो उसका क्या कहते हैं एक पूरे वर्ष भर उसका करते रहते थे। आइए, ज़मींदारों और ग्रामीण भद्रजनों के बीच में जो संबंध है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे ग्रामीण और ज़मींदारों के बीच का कंपैरिजन किया गया है। अबुल फजल और अन्य समकालीन लेखकों की कृतियों से यह स्पष्ट है कि भूमि का व्यक्तिगत स्वामित्व भारत में दीर्घकाल से प्रचलित था। भूमि का स्वतत्वाधिकार मुख्य रूप से उत्तराधिकार पर निर्भर रहता था, परंतु यह भी थी कि जो भी किसी पड़ती पड़ी ज़मीन में सबसे पहले खेती शुरू करता था वह उस ज़मीन का मालिक माना जाता था। ठीक है, आइए, मध्यकाल में खेती के लायक काफ़ी पड़ती ज़मीन उपलब्ध थी और किसी गांव की पड़ती ज़मीन को आबाद कर उस ज़मीन का मालिक बन जाता तो कोई मुश्किल बात नहीं थी। वे जिस ज़मीन को जोतते थे उसके तो वे स्वामी होते ही थे, तथा साथ ही एक बहुत बड़ा तबका ऐसे ज़मींदारों का भी होता था जिन्हें कई कई गांवों से भू राजस्व की वसूली करने का वंशानुगत अधिकार भी प्राप्त था। ठीक है, वंशानुगत अधिकार प्राप्त था। यह उस जमींदार का तालुका या जमींदारी कहलाता था। जमींदार अपनी जमींदारी की सभी ज़मीनों का स्वतत्वाधिकारी नहीं होता था। जमींदारों और किसानों के भूमि पर अपने अपने अलग अलग तरह के अधिकार होते थे। जमींदारों के ऊपर राजा होते थे जिनका प्रभुत्व काफ़ी छोटे तो कई बड़े इलाकों पर होता था, तथा जिन्हें अलग अलग सीमाओं तक आंतरिक शासनाधिकार प्राप्त रहता था। ठीक है, आगे चलिए, आगे हम पढ़ेंगे इसी में कि जमींदारों की अपनी सशस्त्र सेनाएं होती थीं तथा वे गढ़ियों अर्थात छोटे किलों में रहते थे जो उनके रुतबे का प्रतीक होते थे। आईने अकबरी के अनुसार अकबर के शासनकाल में उनके पास 3,54,558 सवार, 42,77,057 पैदल सैनिक और 1,863 हाथी और 4,260 तोपें थी। ठीक है, आगे चलिए। इन सब के बावजूद ज़मींदार देश भर में बिखरे हुए थे तथा वे इतनी विशाल सेना कभी भी और कहीं भी एक साथ मैदान में नहीं उतार सकते थे। आइए आगे चलते हैं। जाति, कुल और कबीले के आधार पर ज़मींदार अपनी ज़मींदारियों में बसे किसानों से घनिष्ठ रूप से जुड़े होते थे। ठीक है, आगे चलिए, आगे पढ़ेंगे यहाँ पे। हाँ, ज़मींदारों की संख्या बहुत बड़ी थी और उसका वर्ग काफ़ी शक्तिशाली था। वे अलग अलग नामों से पूरे देश में फैले हुए थे। देशमुख, पाटिल और नायक आदि ऐसे ही स्थानीय नाम थे। ठीक है, सरदारों की तुलना में कमोबश किसानों का जीवन भर बहुत कुछ छोटे राजाओं या सरदारों के समान हो सकता था। ज़्यादातर ज़मींदार गाँवों में रहते थे तथा उन्हें हम एक प्रकार के शिथिल ढंग के स्थानीय भद्रजनों का वर्ग भी कह सकते हैं। आइए मध्य वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, मध्य वर्ग जो है, जैसे आज के समय में जो पेशेवर नौकरी वाले उनको कहा जाता है, उस समय क्या ये थे नहीं, उनके बारे में अब चर्चा होगी। तो फ्रांसीसी यात्री बर्नियर का कहना है कि भारत में कोई मध्य वर्ग नहीं था। मध्य वर्ग का मतलब व्यापारी और दुकानदार है और भारत में धनाढ्य व्यापारियों और वणिकों का एक बहुत बड़ा वर्ग है, जिनमें से कुछ तो उस समय के विश्व के सबसे समृद्ध व्यापारियों में शामिल थे। आइए आगे चलते हैं।
इन व्यापारियों के अपने खास अधिकार थे जिनका आधार परंपरा और जानमाल की हिफाजत का कुदरती हक था। ठीक है, कुदरती हक था, लेकिन उन्हें किसी शहर का प्रशासन संभालने का अधिकार नहीं था। इस वर्ग में छोटे मनसबदार, छोटे दुकानदार और कुछ थोड़े से उस्ताद कारीगर शामिल थे। इसके अलावा इस वर्ग में पेशेवर लोग जैसे हकीम, संगीतज्ञ, कलाकार, इतिहासकार, आगे देखिए, विद्वान, काजी, काजी मतलब बताया हूँ न्यायाधीश होता है, मुल्ला, मौलवी और विस्तृत व उदीयमान मुग़ल प्रशासन को चलाने के लिए बड़ी तादाद में कलम घिसने वाले लोग भी शामिल थे। आइए आगे चलते हैं। छोटे अमलों को नगद वेतन दिया जाता था जिनमें वे रिश्वत, दस्तूरी से थोड़ा बहुत इजाफा कर लेते थे। ठीक है, लेकिन विद्वानों, उलेमाओं आदि अन्य बहुत से पेशेवर लोगों को थोड़ी बहुत ज़मीन भी दान में दे दी जाती थी। ऐसे ज़मीनों को मुग़ल शब्दावली में मदद ए माश और राजस्थान में शासन कहा जाता था। ठीक है, याद रखिएगा, मुग़ल सम्राट के अलावा छोटे शासक, ज़मींदार और यहाँ तक कि सरदार भी ऐसे दान दिया करते थे। ये लोग अक्सर ग्रामीण भद्रजनों के वर्ग का अंग बन जाते थे तथा शहरों और गाँवों के बीच की कड़ी का काम करते थे। आइए एक अन्य पॉइंट पढ़ लेते हैं। लेखक, इतिहासकार और उलेमा अक्सर इसी वर्ग के लोग थे। आइए वाणिज्य व्यापार का संगठन देख लेते हैं। कौन कौन से लोग थे जो व्यापार के कार्य किया करते थे। भारतीय व्यापारिक वर्ग बहुत विशाल और पूरे देश में फैला हुआ था और ये लोग काफ़ी संगठित और पेशेवर होते थे। इनमें से कुछ लोग विशेष रूप से दूर दूर तक और अंतर क्षेत्रीय स्तर का व्यापार करते थे तथा कुछ को स्थानीय और फुटकर व्यापार में महारत हासिल थी। आइए आगे चलते हैं दोस्तों, अपने अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। पहले वर्ग के व्यापारियों को सेठ, बोहरा या मोदी कहा जाता था और तथा दूसरे वर्ग वाले को व्यापारी या वणिक कहा जाता था। वणिक लोग चीज़ों की बिक्री तो करते ही थे, साथ ही गांव और कस्बों में उनके एजेंट भी रहते थे जिनकी मदद से खाद्यान्न और नकदी फसलें खरीदा करते थे। व्यापारियों के एक विशेष वर्ग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल को थोक पैमाने पर ले जाने में विशेष महारत हासिल थी। ये लोग क्या कहलाते थे? बंजारा कहलाते थे। बंजारे दूर दूर तक व्यापारिक यात्राएं किया करते थे तथा कभी कभी तो उनके कारवाओं में अनाज, दालों, घी और नमक से लदे हजारों बैल शामिल रहते थे। अधिक कीमती वस्तुएं जैसे सूती और रेशमी कपड़े आदि ऊँटों, खच्चरों या गाड़ियों पर लादी जाती थी। आइए आगे चलते हैं। लेकिन माल को नावों में जलमार्गों से ले जाना ज़्यादा किफ़ायती था। ठीक है, नदियों और समुद्री तटों पर नावों के जरिए माल का परिवहन अनाज की अपेक्षा अधिक विकसित अवस्था में था। इस काल में खाद्य पदार्थ और तरह तरह के कपड़े अंतर क्षेत्रीय व्यापार की मुख्य मर्दे हुआ करती थी। बंगाल चावल और शक्कर के अलावा नफीस मलमल और रेशम का निर्यात भी करता था। कोरोमंडल तट वस्त्र उत्पादन का केंद्र बन गया था। गुजरात विदेशी माल का प्रदेश द्वार था और वह उत्तर भारत को नफीस सूती और रेशमी कपड़ा निर्यात करता था। आइए आगे चलते हैं। बुरहानपुर और आगरा उत्तर भारत में व्यापार के मुख्य केंद्र थे। ठीक है, मुख्य केंद्र थे। बंगाल से वहाँ खाद्यान्न और रेशमी कपड़ा आता था तथा माला भर से काली मिर्च भी पहुँचती थी। उत्तर भारत विलासिता की वस्तुओं का आयात करता था तथा नील व खाद्यान्न बाहर भेजता था। लाहौर दस्तकारी की वस्तुओं के उत्पादन का एक अन्य महत्वपूर्ण केंद्र था और कश्मीर में बनी विलासिता की वस्तुओं जैसे शाल, गलीचे आदि के भी वितरण का केंद्र लाहौर ही था। पंजाब और सिंध के उत्पाद सिंधु नदी के रास्ते इधर उधर ले जाए जाते थे और एक और काबुल और कंधार के साथ तथा दूसरी ओर आगरा और दिल्ली के साथ लाहौर का घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। आगे चलिए, आगे देखेंगे 17वीं सदी में गुजरात पहुंचने वाले डच और पुर्तगाली व्यापारियों ने भारतीय व्यापारियों को बहुत सक्रिय और जागरूक पाया था। पैसे को देश के एक भाग से दूसरे भाग में आसानी से ले जाने की सुविधा देने वाला एक वित्तीय प्रणाली से भी माल के संचालन में मदद मिलती थी। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। इस तरफ तो यह काम हुंडियों के जरिए किया जाता था। हुंडियाँ एक साख पत्र होती थी जिसका भुगतान किसी निश्चित समय के बाद छूट के साथ किया जाता था। हुंडी में अक्सर बीमे की राशि भी शामिल होती थी
और बीमे की दर, माल के मूल्य, उसे पहुंचाने के ठिकाने और उसकी ढुलाई की पद्धति, अर्थात थल मार्ग, नदी या समुद्र किसी रास्ते से उसे ले जाया जाता था और उस पर यह निर्भर करती थी। ठीक है। मुद्रा के विनिमय का काम करने वाले सराफ हुंडियों के कारोबार के विशेषज्ञ होते थे। आगे चलिए। इस प्रक्रिया में वे खानगी बैंकों का भी काम करते थे और वे सरदारों के पैसे जमा रखते थे और उसे उधार लगाते थे। आगे चलिए। हुंडियों के जरिए वे साख पैदा करते थे और जो मुद्रा की प्रचलन का अनुपूर्ति करता था। भारत का व्यापारिक समुदाय किसी एक जाति या धर्म का नहीं था। गुजराती व्यापारियों में हिंदू, जैन और मुसलमान सभी शामिल थे। राजस्थान में ओसवाल, महेश्वरी और अग्रवाल आदि मारवाड़ी कहलाने लगे थे। ठीक है। मध्य एशिया के साथ थल मार्ग से चलने वाला व्यापार मुल्तानियों, अफगानों और खत्रियों के हाथ में होता था। 18वीं सदी में मारवाड़ी महाराष्ट्र और बंगाल में फैल गए थे। कोरोमंडल तट के चेट्टी और मालाबार के मुसलमान व्यापारी, जिनमें हिंदुस्तानी व अरबी दोनों शामिल थे, दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक समुदाय थे। वीरजी बोहरा का सूरत के व्यापार पर कई दशकों तक वर्चस्व रहा और उसके बाद जहाज़ों का एक विशाल बेड़ा था। और आगे देखिए, उसी में पढ़ेंगे हम लोग। उसके पास जहाज़ों का एक विशाल बेड़ा था और वह अपने समय के सबसे धनाढ्य व्यक्तियों में गिने जाते थे। फ्रांसीसी यात्री बर्नियर कहता है कि व्यापारी अपने को गरीब दिखाने की कोशिश करते थे क्योंकि उन्हें डर रहता था कि अगर उनकी हैसियत का पता चल गया तो उन्हें चूसा जाएगा। शेरशाह के शासनकाल से सम्राटों ने व्यापारियों की संपत्ति रक्षा के लिए कई कानून बनाए थे। आगे चलिए, आगे देखेंगे। जहांगीर के कानूनों की एक धारा यह थी कि यदि किसी की या वे काफिर हो या मुसलमान मृत्यु हो जाए तो उसकी संपत्ति और माल असबाब उसके उत्तराधिकारियों के लिए सुरक्षित रखा जाए तथा कोई उन्हें हाथ न लगाए। यदि उसका कोई वारिस न हो तो उसकी संपत्ति की रक्षा के लिए निरीक्षक और पहरेदार नियुक्त किए जाने चाहिए ताकि उससे प्राप्त धन की उचित कार्यों में, जैसे मस्जिद बनवाने, सराय बनवाने, टूटे हुए, रुकिए मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। हाँ, क्या था? मस्जिदें बनवाने, सराय बनवाने, टूटे हुए पुलों की मरम्मत और तालाब बनवाने अथवा कुएं खुदवाने में लगाया जा सके। व्यापारियों के प्रत्येक समुदाय का अपना एक नगर सेठ या अगुआ हुआ करता था और जो स्थानीय अधिकारियों से उनकी ओर से बात कर सकता था। आइए आगे चलेंगे। कई कारणों से 17वीं सदी में भारत में वाणिज्य व्यापार का विस्तार शुरू हो गया था। एक महत्वपूर्ण कारण मुगल शासन के अधीन देश का राजनीतिक एकीकरण और विस्तृत क्षेत्रों में शांति सुव्यवस्था की स्थापना करना था। मुगलों ने सड़कों और सरायों की ओर विशेष ध्यान दिया था, जिससे संचार व्यवस्था में सुधार हुआ था। वस्तुओं के साम्राज्य में प्रवेश करने के स्थल पर एक ही बार एक सामान्य दर से चुंगी वसूल की जाती थी। सड़कों पर वसूल किए जाने वाले शुल्कों या राहदारी को गैर कानूनी करार दे दिया गया, हालांकि कुछ स्थानीय राजा उनकी वसूली करते थे। आगे चलिए, आगे हम देखेंगे। ये सिक्के भारत में और भारत से बाहर भी मानक मुद्रा बन गए, जिससे व्यापार में सहायता मिली थी। मुगलों की कुछ नीतियों से भी अर्थव्यवस्था में वाणिज्यीकरण या मुद्रा पर आधारित अर्थव्यवस्था के विकास में मदद मिली थी। स्थानीय सेना को और बहुत से प्रशासनिक पदाधिकारियों को, ठीक है, सरदारों को अगर छोड़ दिया जाए तो नगद वेतन दिए जाते थे। जब्ती प्रणाली के तहत भू राजस्व का निर्धारण नगदी तौर पर किया जाता था तथा उसकी नकदी अदायगी की अपेक्षित थी। आगे चलिए, आगे हम देखेंगे। ग्रामीण अनाज मंडियों के विकास से कस्बों का उदय हुआ और सरदारों को विलासिता की वस्तुओं की मांग के फलस्वरूप दस्तकारी उत्पादन में वृद्धि हुई तथा इससे शहरों का भी विकास होने लगा। आगे चलिए, आगे देखेंगे। आइए आगे देखिए। 16वीं सदी में ही देश में कई बड़े शहरों का भी विकास हो चुका था और राल्फ फिच के अनुसार आगरा और फतेहपुर सीकरी लंदन से बड़े थे, जबकि लंदन उन दिनों यूरोप का सबसे बड़ा नगर था। देख सकते हैं एक समय जो है भारत की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत हुआ करती थी। पश्चिम के देश भी हमसे कितने पिछड़े हुए थे, लेकिन आज की परिस्थिति अब उलट चुकी है। ठीक है। अकबर के दरबार में हाजिर होने वाले पादरी मानसरेट का कहना है कि लाहौर यूरोप या एशिया के किसी भी नगर से 19 नहीं था। 17वीं सदी के मध्य में
अपनी यात्रा विवरण लिखने वाला बर्नियर कहता है कि दिल्ली पेरिस से कम नहीं थी और आगरा दिल्ली से भी बड़ा हुआ करता था। आगे चलिए। इस काल में पश्चिम में अहमदनगर और उत्तर पश्चिम में मुल्तान और पूरब में पटना, राजमहल व ढाका फैलकर बड़े शहर बन गए थे। अहमदाबाद लंदन जितना बड़ा था और पटना की आबादी 2 लाख थी, जो उस समय के पैमाने से काफ़ी बड़ी थी। ये सभी शहर सिर्फ प्रशासनिक केंद्र ही नहीं थे, बल्कि उद्योग व्यापार के केंद्र के रूप में भी विकसित हुए। और अकबर और औरंगजेब दोनों सभी तरह की तोपों के निर्माण में गहन रुचि रखते थे। आइए आगे देखते हैं। मुग़ल शासक ग्रामीण उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा राजस्व के रूप में वसूल कर लेते थे तथा उस उत्पादन का नकदी में तब्दील कर दिया जाता था। सभी तरह की तोपों, बंदूकों, बख्तरों और जहाज़ों के निर्माण का विकास भी इस क्षेत्र में सरकार के सीधे दखल देने के परिणाम का एक उदाहरण है। ठीक है, आइए अंतिम पॉइंट देख लेते हैं। 1615 ईस्वी में शाहजहां ने समुद्री जहाज़ों के निर्माण का कार्यक्रम आरंभ किया था। दोस्तों, ये चैप्टर समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। उससे पहले हम लोग इस देख लेते हैं कि कौन सी इमारतें किस शासक के द्वारा और कहाँ पे स्थित है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ इमारतें दिया गया है, इधर स्थान और यहाँ उनके शासकों के बारे में दिया गया है। तो देखिए, शेर शाह का जो मकबरा था वो सासाराम में बिहार में है और शेर शाह उसका निर्माण कराया था। हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में, उसकी बेगम हाजी बेगम ने बनवाया था। आगरा का किला आगरा में अकबर द्वारा निर्माण कराया गया था। जहांगीर महल जो है आगरा में, ये जो है अकबर द्वारा निर्माण कराया गया था। अकबर महल जो है आपका आगरा में अकबर द्वारा निर्माण कराया गया था। आगे देखिए, जहांगीर महल जो है फतेहपुर सीकरी वाला जो है वो अकबर द्वारा निर्माण कराया गया था। दीवाने खास फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा निर्माण कराया गया था। दीवाने आम फतेहपुर सीकरी अकबर द्वारा निर्माण कराया गया था। पंचमहल, जिसको हवा महल भी कहते हैं, फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा बनवाया गया था। आगे देखिए, तुर्की सुल्तान का जो महल था फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा बनवाया गया था। और मरियम महल जो है फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा बनवाया गया था। जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी अकबर द्वारा निर्माण कराया गया था। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी अकबर द्वारा बनवाया गया। देख सकते हैं कितने सारे भवनों का निर्माण जो है अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में करवाया गया है। आइए, अकबर का मकबरा सिकंदरा में जहांगीर द्वारा निर्माण करवाया गया था। थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। आगे देखिए, एतमादुल्ला का मकबरा जो है आगरा में नूरजहाँ द्वारा बनवाया गया था। और एतमादुल्ला शायद उसका पिता था, हाँ, नूरजहाँ का पिता था। जहांगीर का मकबरा जो है शाहदारा लाहौर में नूरजहाँ द्वारा बनवाया गया था। दीवाने आम आगरा जो है शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया था। दीवाने खास आगरा जो है शाहजहाँ द्वारा। मच्छी भवन आगरा जो है शाहजहाँ द्वारा। शीश महल जो है वो शाहजहाँ द्वारा। खास महल जो है आगरा शाहजहाँ द्वारा। नगीना मस्जिद ये भी आगरा में शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया था। आगे देखिए, मोती मस्जिद जो है वो आगरा में शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया था। जामा मस्जिद आगरा में शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया था। शाहजहाँ ने आगरा में काफ़ी निर्माण करवाए थे। आगे देखिए कौन कौन से निर्माण आगरा में शाहजहाँ द्वारा करवाए गए हैं। तो इसमें आपका शाहजहानाबाद जो दिल्ली में है वो शाहजहाँ द्वारा करवाया गया था। और जामा मस्जिद जो है वो भी शाहजहाँ द्वारा दिल्ली में करवाया गया था। आगे देखिए, लाल किला जो दिल्ली में है उसका निर्माण भी शाहजहाँ ने करवाया था। दीवाने आम दिल्ली शाहजहाँ में करवाया गया था और दीवाने खास दिल्ली में शाहजहाँ द्वारा कराया था। देख सकते हैं कि शाहजहाँ ने काफ़ी ज़्यादा निर्माण करवाए थे, इसीलिए उसे स्वर्ण काल का द्वितीय कहा जाता है। ठीक है, एक वर्ड है मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा है। चलिए दोस्तों, कमेंट करके आप बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।